हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 4 साइंस में जो एक्सरसाइज 4 है फिजिक्स का विद्युत धारा, उसको आज हम आपको बताने वाले हैं। बस इसमें ज़्यादा नहीं, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इतना जो थ्योरी जो देख रहे हैं सामने में, इतना ही से पूरा बन जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर पूछेगा इस चैप्टर से, अगर क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक में आपका है विद्युत धारा किसे कहते हैं। पूछेगा एग्जाम में, मान लीजिए कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो बोलिएगा किसी चालक पदार्थ में, क्या बोलिएगा दोस्तों, बोलिएगा किसी चालक पदार्थ में, थोड़ा सा सुधार लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है दोस्तों। तो बोलेगा यहाँ पर पहला आपका है विद्युत धारा। देख रहे हैं विद्युत धारा, तो विद्युत धारा जब पढ़िएगा तो याद रखिए क्या कि किसी चालक पदार्थ में, किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। या आप इसको अपने भाषा में बोल सकते हैं विद्युत धारा को, तो इसको पतला कर लेते हैं। इसको अपने भाषा में बोल सकते हैं क्या कि किसी चालक पदार्थ में आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलिएगा, किसी चालक पदार्थ में आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। याद रखिएगा, विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T, जहाँ I से क्या होता है विद्युत धारा, देखिए लिखा हुआ I से विद्युत धारा होता है, Q से आवेश होता है और T से समय होता है। क्वेश्चन फिर पूछेगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या होगा एसआई मात्रक इसका, तो एम्पियर होता है। क्या होगा, एम्पियर। याद रखिएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। सेम पूछ लेगा आपसे कि विद्युत धारा कौन सा राशि है, तो बोलेगा विद्युत धारा एक अदिश राशि है। या आपसे पूछ सकता है, जब विद्युत धारा का पूछेगा एसआई मात्रक, तो ये भी पूछ सकता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक दोस्तों कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। याद रखिएगा, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन क्या निकल के आएगा। आगे आपका है चालक पदार्थ। पदार्थ दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है चालक पदार्थ और एक होता है कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ को ही विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, ठीक है। चालक पदार्थ किसे कहते हैं, तो ऐसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, उसे चालक कहते हैं। कहने के मतलब होता है, विद्युत धारा को बोलते हैं इंग्लिश में करेंट। करेंट के प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक होना, उसको कहते हैं चालक पदार्थ। जैसे धातु क्या होता है, धातु से करेंट का प्रवाह होता है ना, यानी करेंट को ही बोलते हैं विद्युत धारा। धातु से करेंट का प्रवाह होता है, तो बोलेंगे धातु में क्या है, धातु एक चालक पदार्थ है। या मनुष्य या जानवर का शरीर भी करेंट का इसमें भी प्रवाह होगा, तो बोलेंगे ये भी चालक पदार्थ है। ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन इसमें करंट का प्रवाह होता है। और अशुद्ध जल दोस्तों इम्पोर्टेंट है, और ग्रेफाइट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ग्रेफाइट इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यह एक अधातु है, फिर भी इसमें करंट का प्रवाह होता है। सेम अशुद्ध जल, एक होता है शुद्ध जल। अशुद्ध जल में क्या होता है, करंट का प्रवाह होता है, जबकि शुद्ध जल में करंट का प्रवाह नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ शुद्ध जल है ना। तो शुद्ध जल हो, पृथ्वी हो और आर्द्र हवा। आर्द्र हवा मतलब गीला हवा जो होता है, जिसमें नमी हो, उसमें करंट का प्रवाह होता है। अब आगे चलते हैं। तो आगे आपका है दोस्तों विद्युत रोधी पदार्थ, यानी कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, तो ऐसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है। क्या, ऐसा पदार्थ
जिससे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं या कुचालक पदार्थ कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे कांच, मोम, प्लास्टिक, सूखी हवा और शुद्ध जल। यहाँ पर शुद्ध जल इम्पोर्टेंट है। शुद्ध जल कहाँ से मिलता है? तो जो बारिश का पानी होता है उसको शुद्ध जल बोलते हैं, जिसका पीएच मान 7 हो। अब केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलेगा कि जिस जल का पीएच मान 7 होता है उससे शुद्ध जल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक जितना पढ़ाया इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है फिर से बोल देते हैं, उसको सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछेगा विद्युत धारा का ऐसी मात्रा क्या होता है? तो बोलिएगा एम्पियर, जिसको ए से कैपिटल ए से सूचित करते हैं। या पूछेगा विद्युत धारा कौन सा राशि है? तो अदिश राशि है। पूछेगा आवेश का ऐसी मात्रा क्या होता है? तो बोलिएगा कूलम्ब होता है। ठीक है, हाँ आगे पूछ सकता है चालक पदार्थ को कैसे पूछेगा? तो बोलेगा निम्न में से कौन चालक पदार्थ है? वहाँ 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन रहेगा अलग और एक रहेगा चालक पदार्थ का नाम, जो आपको चुनना होगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए या आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF इसका दे देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे आपका है, अब आगे चलते हैं और आगे आपका है दोस्तों, एक मिनट, आगे चलते हैं। अब आगे आपका है दोस्तों विद्युत विभव। ठीक है, अब आगे चैप्टर आपका है विद्युत विभव। विद्युत विभव से भी क्वेश्चन पूछता है, तो पूछेगा आपको एग्जाम में कि विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो बोलिएगा प्रति एकांक आवेश को, एकांक को बोलते हैं इकाई आवेश। ठीक है, प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। क्या समझे कि प्रति एकांक आवेश को अनंत से, अनंत मतलब मान लेते हैं इन्फिनिटिव है, अनंत से किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक, यहाँ कोई बिंदु है, बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। फिर से सुनिए ताकि याद हो जाए। प्रति इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, विद्युत विभव एक अदिश राशि होता है। ठीक है, इसका ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। याद रखिएगा, विद्युत विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्ट। ठीक है, विद्युत विभव का फार्मूला होता है V बराबर W/Q। W से होता है वर्क और Q से होता है आवेश, यानी कि काम बटा समय। ये देखिए लिखे विद्युत विभव का ऐसे मात्रक होता है कार्य का ऐसे मात्रक बटा आवेश का ऐसे मात्रक। कार्य का ऐसे मात्रक दोस्तों जूल होता है और आवेश का ऐसे मात्रक कूलम्ब होता है। तो जूल बटा कूलम्ब, या इसको लिख सकते हैं जूल और कूलम्ब पर -1। ठीक है, ये क्या है? ऐसे ही मात्रक हुआ। इसको ही बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, ये देखिए लिखे हैं विद्युत विभव, नोट देखिए, नोट वाला नोट में क्या कहते हैं, कह रहे विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के सम्मान में रखा गया था। किसके सम्मान में दोस्तों? अलेसांद्रो वोल्टा के सम्मान में इसका मात्रक वोल्ट रखा गया था। वोल्ट कहेंगे या जूल बट्टा कूलम्ब कहेंगे, ये सब विद्युत विभव का ऐसे मात्रक हुआ। और यह कौन सा राशि है? तो यह एक अदिश राशि है। याद रखिएगा, यह एक अदिश राशि है। अब आगे चलते विभवांतर। विभवांतर का परिभाषा क्या होगा? तो बोलेंगे प्रति एकांक आवेश को या प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। जो यहाँ पर लिखा हुआ है विभवांतर के भी से ही सूचित करते हैं, जैसे कि विभव करते उसी तरह से विभवांतर कहते हैं। यानी जिन व्यक्ति को, जिन बच्चों को अगर विभव समझ में आ गया उनको विभवांतर भी समझ में आ जाएगा। यह एक अदिश राशि है, इसका ऐसे मात्रक भी वोल्ट होता है, जैसे कि विभव का होता है उसी तरह से विभवांतर का होता है। सेम। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका निदान किया जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे आपका है दृष्ट धारा। ठीक है, देखिए दृष्ट धारा के बारे में आप जानते होंगे, जिसको बोलते हैं DC करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट होता है। DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। कि आप कभी देखे डायरेक्ट करंट को? देखिए, लेकिन आप वो किताबी भाषा में नहीं जानते हैं।
देखिए जो बैटरी में होता है ना, जो बैटरी से जो करंट उत्पन्न होता है, जब बॉल बैटरी से मारते हैं उसके अंदर जो आवेश होता है ना, वह आयन होता है उसके अंदर जो, उसी को बोलते हैं डीसी करंट। ठीक है, डीसी करंट, इसका परिभाषा क्या होगा? तो बोलिएगा, यदि किसी परिपथ में सॉरी दोस्तों यदि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह, यदि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह क्या हो, धारा का प्रवाह सदैव सदैव एक ही दिशा में होता रहता है, इसे दृष्ट धारा कहते हैं। आगे है प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट। जो बिजली से बॉल मारते हैं ना उसको बोलते हैं एसी करंट। एसी करंट किसे कहते हैं? तो बोलिएगा, यदि धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समानांतर रूप से आगे पीछे होता हो तो ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। देख रहे हैं, ऊपर नीचे होगा, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भी आपसे तो बस इतना ही पूछेगा कि डीसी करंट और एसी करंट में क्या अंतर है। तो बोलिएगा, डीसी करंट को हम दूर तक नहीं ले जा सकते हैं, जबकि एसी करंट को दूर तक ले जा सकते हैं। ठीक है, बैटरी वाला देखते हैं कभी आप, तार बिछा हुआ रहता है, नहीं, बैटरी का तार ज़्यादा दूर तक हम लोग नहीं बिछाते हैं। लेकिन एसी वाला जो करंट होता है, जो बिजली से आता है पोल से, देखिए कहाँ से वो आता है लाइन और कहाँ तक बिछा हुआ रहता है, लेकिन इसको हम दूर तक ले जा सकते हैं। दूसरा पूछ बताइएगा कि एसी करंट का आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। कितना आवृत्ति होता है इसका? 50 हर्ट्ज। ठीक है, HZ। याद रखिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा का, जो प्रत्यावर्ती धारा होता है इसका आवृत्ति कितना होता है? तो 50 हर्ट्ज का होता है, याद रखिएगा। जबकि डीसी करंट का आवृत्ति जो होता है 0 हर्ट्ज होता है। ठीक है, दो को होगा अंतर, इतना से काम आपका हो जाएगा। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि दोनों में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन होता है, डीसी करंट होता है कि एसी करंट होता है? तो आपको लगता होगा कि एसी करंट खतरनाक होता है, क्योंकि बिजली वाला करंट आप अपने महसूस किए होंगे, कभी ना कभी लाइन मारा होगा तो। लेकिन आपको बता दें कि एसी करंट से भी ज़्यादा खतरनाक कहीं ना कहीं डीसी करंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो बताया ना 50 हर्ट्ज 0 हर्ट्ज, यही सब खेल करेगा। देखिए इसका मतलब, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, जो फोटो देख रहे हैं, ये देख रहे ऊपर नीचे कर रहे हैं, यानी कि जब ये नीचे आएगा तो 0 हो जाता है, जब ऊपर जाएगा तो बढ़ जाता है। ठीक है, जबकि ये क्या है, लगातार है, सीधा रेखा में है, मतलब ये एकदम जब चल देगा ना करंट तो ऊपर नीचे नहीं होता है। यानी ये जब अगर करंट मार देगा लाइन आपको, डीसी करंट जल्दी मारता तो नहीं है, क्योंकि आप इसको कभी महसूस नहीं किए हैं, लेकिन सबसे खतरनाक होता है ये जब मार देगा तो छोड़ेगा नहीं जब तक कि आपका पूरा अंतिम सांस ना निकल जाए। अब आगे चलते हैं, विद्युत सेल और बैटरी के बारे में पढ़ते हैं। सेल और बैटरी दोनों अलग चीज़ है। देखिए घर में, आपके घर में टर्च होगा, टर्च में बहुत सारा बैटरी होगा, उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। हालांकि उसमें एक एक सेल 3 को जोड़कर, मान लीजिए टर्च है तो एक मान लेते टर्च है आपके पास, ये टर्च है एक तरह से, ये टर्च के अंदर क्या होता है कि यहाँ बैटरी, एक यहाँ बैटरी, एक यहाँ बैटरी। ठीक है, इसको बैटरी बोलते हैं, जबकि इसको सेल बोलना चाहिए। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। और जब ये तीनों सेल आपस में जुड़ जाता है और टर्च बढ़ता है तो इसको बोलते हैं, पूरा को मिल जाता है तो बैटरी बोलते हैं। अब समझे बैटरी सेल में क्या अंतर है। जो एक बैटरी जो आप बोलते हैं उसको सेल बोलिएगा, और जब वही एक से ज़्यादा सेल आपस में मिल जाता है तो बैटरी कहलाता है। यानी बोलेंगे बैटरी को, पूछा किसे कहते हैं बैटरी, तो बोलिएगा सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। अब सेल नाम सुनकर भी मत समझ लीजिएगा कि बेचने वाला सेल, या कोशिका को भी सेल बोलते हैं, वो सेल नहीं है। यह सेल हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, यानी कि भौतिकी में सेल का मतलब कुछ और होता है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्युत सेल परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच आवश्यक विभवांतर बनाए रखता है। ठीक है, विद्युत सेल परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच आवश्यक विभवांतर बनाए रखता है ताकि विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बना रहे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विद्युत सेल में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। याद रखिएगा,
बैटरी क्या करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि बताइए बैटरी क्या करता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। फिर पूछ लेगा तो मोटर क्या करता है, मोटर क्या करता है, तो मोटर क्या करता है। जब पूछेगा डायनेमो क्या करता है, तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कर देता है। ठीक है, जबकि मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है हरदम। चलिए आगे पढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं। देखिए बैटरी जो होता है, बैटरी में धातु के 2 छड़े होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बैटरी में जो छड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन छड़ों पर विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि इसमें 2 छड़ होते हैं जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, लेकिन उस छड़ पर जो आवेश होता है वो पर विपरीत होता है, मतलब एक पर पॉजिटिव होगा तो दूसरा पर निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, लेकिन जैसे में नीचे लिखे हैं कि वह छड़ जिस पर धन आवेशित होता है उसे एनोड कहते हैं, तथा जिस छड़ पर ऋण आवेश होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि जिस छड़ पर धन आवेश होता है उसे क्या कहते हैं, तो बोलिएगा एनोड कहते हैं, तथा जिस छड़ पर ऋण आवेश होता है उसे कैथोड कहते हैं। आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे आपका है कौन सा, विद्युत सेल। अब देखिए विद्युत सेल के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत सेल के बारे में। ये समझते हैं विद्युत सेल के बारे में। देखिए जो सेल होता है, यह सेल 2 प्रकार का होता है। अब जो सेल देखे हैं, बैटरी वाला जो सेल होता है 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं प्राथमिक सेल, ठीक है, एक को बोलते हैं प्राथमिक सेल, एक को दूसरा को बोलते हैं द्वितीयक सेल। दोनों में अब बताते हैं ये प्राथमिक सेल कहते हैं किसे हैं। अगर कोई पूछेगा प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, तो बोलिएगा वैसा सेल जो एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद दोबारा चार्ज नहीं किया जा सके, उसी को कहते हैं प्राथमिक सेल। जैसे टॉर्च का बैटरी अगर एक बार ख़त्म हो जाता है तो उसको आप कचरा के डिब्बा में फेंक देते हैं, उसको बोलेंगे प्राथमिक सेल। और प्राथमिक सेल के भी कई गो टाइप होता है, जैसे लिखे हुए हैं वोल्टीय सेल, लेकलसे सेल, डैनियल सेल, शुष्क सेल। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, प्राथमिक सेल का उपयोग टॉर्च में करते हैं। देखिए लिखा हुआ है। अब द्वितीय सेल किसे कहते हैं, तो बोलिएगा वैसा सेल जिसको बार बार चार्ज कर कर उपयोग कर सके, यानी वह सेल जो डिस्चार्ज हो जाए तो फिर उसको चार्ज कर दें और इस्तेमाल करें, फिर चार्ज खत्म हो जाए तो फिर से उसको चार्ज करें, जैसे डिस्चार्ज हो जाए तो फिर उसको चार्ज करके इस्तेमाल कर सकें, यानी चार्जेबल हो, उसको कहते हैं द्वितीयक सेल। जैसे कि मोटर कार, ट्रकों में, ट्रैक्टरों के इंजन को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, द्वितीय सेल का प्रयोग करते हैं। या इमरजेंसी लाइट आपके घर में होगा, इमरजेंसी लाइट, चार्जेबल लाइट, उसमें भी द्वितीय सेल होता है। ठीक है, अब आई बात समझ में। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे चलेंगे तो आएगा देखिए अगला आ गया फिर से पॉइंट, बैटरी किसे कहते थे। देखिए आ गया, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। उदाहरण के दिखाया गया है कि एगो सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, तीनों मिल गया था, क्या हो गया, एगो बैटरी बन गया, इसको कहते हैं बैटरी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपका है वोल्टीय सेल। ये क्या होता है वोल्टीय सेल, देखिए वोल्टीय सेल के बारे में पढ़ते हैं। ये वोल्टीय सेल को पूछेगा कि वोल्टीय सेल कौन सा सेल है, तो बोलेंगे आप प्राथमिक सेल है। देखिए इस सेल का आविष्कार 1799 ईस्वी में इटालियन वैज्ञानिक एलेसांद्रो वोल्टा ने किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा वोल्टीय सेल का आविष्कार किसने किया था, एलेसांद्रो वोल्टा ने किया था। इस सेल में एक जस्ते की छड़ एवं तांबे की छड़ कांच के बर्तन में रखे जाते हैं जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबी होती है। इनमें से तांबे की छड़ को एनोड
एवं जास्ते के छड़ को कैथोड कहते हैं। क्या? तांबे के छड़ को एनोड तथा जास्ते के छड़ को कैथोड कहते हैं। इसका उपयोग टॉर्च ट्रांजिस्टर में किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांजिस्टर में कौन सा सेल का उपयोग करते हैं, तो बोलिएगा वोल्टेज सेल, या टॉर्च में भी वोल्टेज सेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आ गया बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में से हमेशा आया हुआ। ठीक है, ये भी आई है पॉइंट, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आई है, ओम का नियम हमेशा पूछते आया है। आप जाकर क्वेश्चन में उठाकर देखिएगा तो मिलेगा ओम का नियम के बारे में। आइए इस पर बात करते हैं ओम का नियम। ओम का नियम दोस्तों देखिए, ओम का नियम का खोज जॉर्ज साइमन ने 1826 में किया था। जॉर्ज साइमन ओम नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही ओम का नियम दिया था। इस नियम को दिया और उसका नाम अपने ही नाम पर ओम का नियम रख दिए। अब कब खोजे थे? तो 1826 में किए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ओम का नियम कहते किससे हैं? तो देखिए, स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। फिर से सुनिए, स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, याद रखिएगा, समानुपाती होता है। जहाँ आई वैरेजेज भी, इसका मतलब हुआ, हम क्या बोले यहाँ पर, विभवांतर के समानुपाती होता है। कौन? तब प्रवाहित होने वाला धारा चालक में, तो वही आई वैरेजेज भी समानुपाती है ना, आई समानुपाती भी विभवांतर के समानुपाती होता है। जहाँ पर लिख दिए हैं भी होता है विभवांतर, आई से होता है विद्युत धारा और आर से होता है प्रतिरोध। तो यह फार्मूला निकल के आ गया भी बराबर आई आर। कभी एग्जाम में हो सकता है आपसे फार्मूला पूछ दे, तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। आई बराबर क्या होता है? भी बट्टा आर, मतलब विभवांतर बट्टा प्रतिरोध। या हम बोल सकते हैं विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुने रेजिस्टेंस। आर से होता है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, अब आपको आ गया, देखिए यहाँ पर समझिए, जहाँ आर एक क्या है? नियतांक है। आर एक नियतांक है। ठीक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अगर पूछेगा आपसे कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो बोलिएगा किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के मार्गों में रुकावट आता है, प्रतिरोध कहलाता है। याद रखिएगा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के मार्गों में रुकावट आता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है दोस्तों? ओम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखिएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, हमेशा पूछते आया है, पूछेगा, समझे? तो याद होना चाहिए, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसके अलावा ओम का नियम जो ऊपर बताए थे, ओम का नियम याद है ना? ओम का नियम याद रखिएगा। अगर नहीं याद रखते हैं तो फिर दिक्कत है। देखिए, ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम आपको याद होना चाहिए, ओम का नियम। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, याद रखिएगा। या इसको बोलते हैं वोल्ट बटा एम्पियर। देखें, लिखें आर बराबर वी बटा आई, तो वी के होता है मात्रक वोल्ट, आई से होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है, तो वोल्ट बटा एम्पियर कहेंगे, इसी को ओम कहेंगे। ठीक है, इसी को ओम कहेंगे। चलिए अब चलते हैं आगे चालकता किसे कहते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता का भी ऐसा ही मात्रक पूछ सकता है, तो बोलिएगा चालकता का ऐसा ही मात्रक महो होता है, या साइमन होता है, या ओम पर मीटर होता है। देखिए, तीनों में से कोई एक बोल सकते हैं। सबसे अधिक चालकता चांदी का होता है। किसका होगा? चांदी का होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक चालकता किसका होगा? तो चांदी का होगा, याद रखिएगा। प्रतिरोध समझ में आ गया, तो आगे बढ़ें। अब चलते हैं दोस्तों आगे। ठीक है, अब आगे है
प्रतिरोध बहुत अच्छा चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बना है, बन सकता है। देखिए प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध कहते किसे हैं, तो जो धारा के प्रवाह में ना रुकावट पैदा करे, जो करंट बहता है तार से, मान लेते हैं कि आपके पास ये तार है, ठीक है, ये आपका तार है, इसमें करंट बह रहा है, इसमें क्या करे, रुकावट पैदा करे, विरोध करे धारा को बहने से, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल पर, और आपको मिलेगा ताप पर, और चालक के पदार्थ पर। आइए तो समझते हैं बारी बारी से सबके बारे में, ठीक है। तो क्या समझे कि प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, जैसे कि चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि तार को जितना लंबा करेंगे उतना उसमें प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा और करंट का प्रवाह कम होगा। अब समझें, तो वही बोला है कि चालक की लंबाई बढ़ा देते हैं, तो तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। उसी के लिखे आर वैरेजेज ए, मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा, तार की लंबाई बढ़ेगा, यानी तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दूसरा आपका है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। कहने का मतलब हुआ, समझिएगा यहाँ पे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र मतलब ये देखिए, ये कौन तार है, एक तरह से बोलेंगे पतला तार हुआ ना, इसका देख रहे होल कितना है, इसका होल है ना कम। एक मिनट दोस्तों, देखिए यहाँ पर समझाते हैं आपको। देखिए ये जो देख रहे हैं तार पतला है, फिर एक और तार लेते हैं मोटा सा, इसका देखिए, अब देख रहे हैं, देखिए इसका ज़्यादा है ना चौला, तो इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जो यहाँ पतला था जब यहाँ बहुत चौला है, तो जितना तार मोटा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, समझे। तार का लंबाई मोटा कर देंगे तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा, करंट तेजी में बहता है, इसलिए हम लोग अपने घर में तार मोटा लगाते हैं, बोलते हैं ना मोटा तार लगाओ, नहीं गले, क्यों, क्योंकि उसमें प्रतिरोध कम हो, यानी कि प्रतिरोध कम होगा तो घर्षण कम होगा, समझे। नहीं तो क्या करता है, ये रुकावट करता है धारा के बहने में। मान लो धारा इधर से बह रहा है तो इधर से रुकावट करता है, तो जितना घर्षण होगा तो जल्दी तार गर्म होकर क्या होता है, गलने लगता है, ब्रक जाता है, शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बन जाता है। इसलिए बोलते हैं तार मोटा लगाओ, क्यों, क्योंकि अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल मतलब होता है बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा। अब बताइए समझ में, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आर वैरेजेज क्या होता है, 1/A। ए से होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को ए से सूचित करते हैं, आर से होता है प्रतिरोध। मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, अगर प्रतिरोध बढ़ रहा है इसका मतलब उसका क्षेत्रफल कम करेंगे तब बढ़ जाएगा, तो वही समझाया है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये निर्भर करता है ताप पे। देखिए R/L/A होता है, ये इसी को बोलते हैं रो इंटू L/A। एल से लंबाई, ए से क्या होगा, तो ए से आपका होता है वह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब बात करें ताप, प्रतिरोध जो होता है किस पर निर्भर करेगा, तो चालक के लंबाई पर, दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और तीसरा आ गया ताप पर। देखिए किसी चालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। कोई चालक पदार्थ है उसका ताप बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों नोट में देखिए लिखा है अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घट जाता है, ठीक है। अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घट जाता है। चलिए तो अब आगे चलते हैं। अब है चौथा है चालक के पदार्थ पर। फिर से आते वापस से, प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला था चालक के लंबाई पर, दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा आप देखें ताप पर, और चौथा आ गया चालक के पदार्थ पर। यानी कि यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई और समान मोटाई के हो तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे। कहने का मतलब है, एक एल्युमिनियम का तार लीजिए और एक कॉपर के तार लीजिए, दोनों की लंबाई सेम रखिए, सेम मोटाई रखिए, लेकिन उसके अंदर जो करंट बहेगा एल्युमिनियम का अपेक्षा कॉपर वाले में तेज़ी से बहेगा। वही बता रहा है चालक के पदार्थ पर, मतलब पदार्थ अलग अलग होगा, लंबाई सेम हो, मोटाई सेम हो, तो फिर भी उसका प्रतिरोध अलग अलग होगा, वही बताने के प्रयास ही कर रहा है, ठीक है। अब इसी बात पर आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों में, ताकि और भी आपको मित्र को फ़ायदा हो सके
और लाइक सब्सक्राइब करिए। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका निदान हम जरूर करेंगे अगला वीडियो में, ठीक है। अगला वीडियो आपका आएगा इसके बाद जो चैप्टर आपका है ना चुंबकीय, मैक्सवेल का दाहिने हस्त बाएं हस्त जो नियम पढ़ना है फ्लेमिंग वाला, अब वो लाएंगे, ठीक है, इसके बाद। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा किस टॉपिक पे वीडियो बनाए ताकि आपको फ़ायदा हो, लेकिन हम चैप्टर वाइज चलेंगे ऐसे, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए जहाँ रो दिया गया ताप पर तार के पदार्थ के लिए नियतांक है, इसे चालक तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता कहते हैं। देखिए दोस्तों प्रतिरोधकता अलग अलग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रतिरोधकता अलग अलग होता है, जैसे समझाते हैं। देखिए प्रतिरोधकता अलग अलग होता है। प्रतिरोध समझ गए थे, प्रतिरोधकता क्या है। देखिए प्रतिरोधकता कैसे मात्रक क्या होगा तो ओम मीटर, बस आप इतना याद रखिए। अगर पढ़ने में कमज़ोर है तो बस इतना याद रखिए कि प्रतिरोधकता कैसे मात्रक ओम मीटर होता है, जबकि प्रतिरोध कैसे मात्रक केवल ओम होता है, केवल ओम। तो बोलेगा ओम शिवाय तो हम ऐसे लिखते थे, ऐसे ना लिखते हैं ओम, लेकिन नहीं, यहाँ पे ओम का मतलब ऐसे लिखना है, ठीक है। ओम किसका है मात्रक है तो प्रतिरोध का, लेकिन प्रतिरोधकता कहेगा तो ओम मीटर कर देंगे, ठीक है। ये देखिए लिखा ओम मीटर। प्रतिरोधकता कैसे मात्रक होता है याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे आपका है चैप्टर में लास्ट पर आ गए हैं प्रतिरोध का समूहन। प्रतिरोध का समूहन दो रूपों में होता है, एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समानांतर क्रम, यानी सीरीज बोलते हैं, समानांतर को पैरेलल बोलते हैं। श्रेणी क्रम में क्या है इसको समझते हैं। श्रेणी क्रम के बारे में देखिए, श्रेणी क्रम समूहन यानी सीरीज ग्रुपिंग। देखिए इस प्रकार के समूहन में परिपथ में विद्युत धारा का मान समान परंतु विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। क्या होगा, इस प्रकार के समूहन में परिपथ में विद्युत धारा का मान समान और विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। कहने के मतलब होगा करंट का मान समान होगा लेकिन वोल्टेज कम बेसी होगा, उसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम। ये देखिए डायग्राम के रूप में समझाया हुआ है आपको समझने के लिए, ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या होगा, करंट समान जाएगा लेकिन वोल्टेज कम बेसी होगा। अब समझे। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन इतना ही पूछेगा कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होगा तो बोलेगा विद्युत धारा का मान समान परंतु विभवांतर भिन्न भिन्न, मतलब वोल्टेज कम बेसी भिन्न भिन्न होगा। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर निकालना होगा कुल प्रतिरोध, तो निकालते कैसे हैं, जितना प्रतिरोध है सीधा जोड़ दीजिए निकाल दीजिए। इस पर क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, तो आपको अगला वीडियो में क्वेश्चन इसका करवा देंगे। इस पर न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए श्रेणी क्रम जो होता है इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं तो घर में जो सीरीज बल्ब होता है, जैसे अब दीपावली में या कोई फंक्शन में देखते होंगे चुनी लाइट बढ़ता है ना, घर में बढ़ता है ना चुनी लाइट, तो वही बोलते हैं सीरीज बल्ब, ठीक है। सीरीज बल्ब आमीटर और फ्यूज को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब फ्यूज देखो घर में होगा आपका, आमीटर भी होगा अगर आपके पास स्टेबलाइजर होगा या उसमें रहता है आमीटर, ऊपर ए लिखा होगा। स्टेबलाइजर में देखिएगा, बता रहे हैं आपको, स्टेबलाइजर में देखिएगा इस तरह से, क्या बोलते हैं, इस तरह से, एक मिनट, इस तरह से होगा बना हुआ स्टेबलाइजर में दो, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपका। और वहाँ पर एगो में भी, एगो में ए लिखा होगा, एगो में भी लिखा होगा। तो एगो आपको वोल्टेज को बताएगा और एगो आपको आमीटर जो होता है एम्पियर को बताएगा कितना करंट का प्रवाह हो रहा है। अब समझे। चलिए तो वही बोला है घर का सीरीज बल्ब आमीटर एवं फ्यूज परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम मतलब फ्यूज किस में लगाते हैं तो फ्यूज लगाता है गर्म तार में, जो बोलते हैं ना भोजपुरी अथी में अपने भाषा में गर्म तार, जिसको हम लोग फेज बोलते हैं, ठीक है। फेज होता है, न्यूट्रल होता है और एक अर्थ होता है। तो बॉल मारने के लिए दो तार चाहिए, एक न्यूट्रल और एक फेज। तो जो फेज होता है ना, मान लेते हैं पोल से तार आ रहा है आपके घर में, तो ये समझाते हैं एक पोल से तार आ रहा है घर में, तो ये आपका फेज है, ठीक है, पी लिख देते हैं फेज है। एक आ रहा है इसको बोलते हैं न्यूट्रल, एन है। तो यह रास्ता में हम लोग घर में क्या लगाते हैं फ्यूज से लगा देंगे, ठीक है। फ्यूज लगा दिए यहाँ पर एक, तब इसको आगे ले गए।
और न्यूट्रल को डायरेक्ट लेकर एक बॉल बांट सकते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम होगा इधर शॉर्ट सर्किट होगा तो फ्यूज यहाँ से उड़ जाए, ताकि आपका घर में उपकरण जो सुरक्षित रहे, इसलिए फ्यूज लगाते हैं। तो फ्यूज कैसे लगाएं, तो एक तार में फ्यूज लगता है, इसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम। एक ओर से जोड़ के ऊपर से निकाल देते हैं, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। अब बॉल जो बांटते हैं ये बोलते हैं समानांतर क्रम में, जैसे कि एगो इधर से ले ले, एगो तार इधर से ले ले, अब बीच में कुछ लगा दे, इसको बोलते हैं समानांतर क्रम। अब समझें, चलिए तो श्रेणी क्रम समाप्त हुआ। अब आगे चलते हैं समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा है, बार बार पूछ सकता है कि एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी में कि समानांतर में। तो श्रेणी में। फ्यूज को परिपथ में कैसे लगाते हैं, श्रेणी में कि समानांतर में, तो श्रेणी में। सीरीज बल्ब को कैसे लगाते हैं, श्रेणी में कि समानांतर में, तो श्रेणी में। अब आ गया समानांतर क्रम समूह। समानांतर क्रम समूह को ही दोस्तों पार्श्व क्रम बोलते हैं। किसे कहते हैं समानांतर क्रम, तो बोलिएगा इसमें क्या होता है, विद्युत धारा का मान अलग अलग जबकि वोल्टेज समान होता है। क्या होता है, विद्युत धारा का मान इसमें अलग अलग लेकिन वोल्टेज समान होता है। इसलिए हम घर में जो पंखा टीवी चलाते हैं ना दोस्तों, उस सब को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, घर में केवल सीरीज बल्ब जो चुनी लाइट होता है, केवल उसको ही श्रेणी में जोड़ते हैं, जबकि घर में पंखा हो, कूलर हो, एसी हो, हीटर हो, टीवी हो, सबको हम लोग समानांतर क्रम में ही जोड़ते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो छोड़िएगा मत, यहाँ पर नहीं लिखे हैं लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं क्यों जोड़ते हैं समानांतर क्रम में, क्योंकि इसमें वोल्टेज समान मिलेगा। मतलब 220 वोल्टेज टीवी को चाहिए 220 टीवी को मिलेगा, पंखा को चाहिए तो पंखा को भी 220 से मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज समान और विद्युत धारा अलग अलग होता है। आई होप आपको वीडियो ये समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगला वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम से पहले पूरा रिवीजन कराएंगे ऑब्जेक्टिव थ्योरी के बेस में। देख रहे हैं, थ्योरेटिकल बताएं, आपका काम रहेगा इसको वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें। देखने के बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, जो भी बुक है आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसको बनाएं। ठीक है, और देखिए हमारे चैप्टर पढ़ाने से आपका क्या क्वेश्चन बन रहा है उस चैप्टर के अंदर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।